वेलकम टू विजडम संगम। पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्रथिन का संश्लेषण कोशिका के अंदर किस प्रकार से होता है। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं उत्क्रांति का क्या अर्थ होता है और उसके कौन कौन से प्रमाण हमारी पृथ्वी पर हैं। पहले उत्क्रांति का क्या मतलब होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है। उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। उत्क्रांति यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, इसके लिए बहुत वर्षों का समय लगा हुआ है। हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ है। प्रारंभ में पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के सजीवों का अस्तित्व नहीं था, यह केवल एक आग का गोला थी। समय जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे पृथ्वी के ऊपर वातावरण का निर्माण हुआ और वर्षा हुई, जिस वजह से पृथ्वी के ऊपर जल का संचय हुआ। इस जल के अंदर जीव द्रव का निर्माण हुआ और ये जीव द्रव का निर्माण किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को जानकारी नहीं थी। आगे चलकर इस एक जीव द्रव्य से एक कोशिका का निर्माण हुआ। यह एक कोशिका आसपास के पोषण का भक्षण करके अपनी संख्या में वृद्धि लेकर आए और ये बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर बहुकोशिकीय सजीव का निर्माण किए। इस तरह से हमारी पृथ्वी पे बहुकोशिकीय सजीवों का अस्तित्व आया और आज देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे सजीवों की जैव विविधता पाई जाती है। ये सभी के सभी सजीव केवल जीव द्रव्य से निर्मित हुए हैं। यह जीव द्रव्य अगर नहीं होता तो पृथ्वी के ऊपर एक कोशिकीय सजीव नहीं आते, साथ ही साथ उनमें वृद्धि नहीं होती और बहुकोशिकीय सजीव नहीं आते। इसे ही उत्क्रांति का सिद्धांत कहा जाता है। उत्क्रांति के सिद्धांत में आप सभी को कुछ पॉइंट्स ध्यान देने होंगे, जैसे कि उत्क्रांति के सिद्धांत में टोटल 4 पॉइंट्स हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांतानुसार प्रथम सजीव पदार्थ जीव द्रव्य पृथ्वी पर समुद्र में निर्माण हुआ। कालांतर में अनेक वर्षों के बाद इस जीव द्रव्य से एक कोशिकीय सजीवों का निर्माण हुआ। इस एक कोशिकीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ और उससे अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए। ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार हो रहे थे। इस विकास की समयावधि लगभग 300 करोड़ वर्ष की है। तो उत्क्रांति, पहले ही आपको बताया था मैंने कि उत्क्रांति कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, इसके लिए बहुत वर्षों का समय लगा हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं उत्क्रांति के प्रमाण के बारे में। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो कि बताते हैं उत्क्रांति हुई है। पहला, बाह्यरूपिकी प्रमाण, जिसे आकारिक प्रमाण भी कहा जाता है। दूसरा, शरीर विज्ञान का प्रमाण, अंतर रचना का प्रमाण भी इसे कहा जाता है। तीसरा, अवशेषांक। चौथा, जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान प्रमाण भी कहा जाता है इसे। और पांचवा, संयोजी कड़ी। और छठा, जिसे कहा जाता है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। इस तरह से टोटल 6 उत्क्रांति के प्रमाण हैं। इसे हमें एक एक करके स्टडी करना है। पहले हम बाह्यरूपिकी प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे। इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 प्राणी दिए गए हैं। पहला प्राणी कुत्ता, दूसरा भेड़, तीसरा लोमड़ी। इन प्राणियों में कौन कौन सी समानताएं दिखाई देती हैं, इनकी हमें सूची बनाना है। इन प्राणियों में मुख की रचना, आँखों का स्थान, नाक के छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं दिखाई देती हैं। ये प्राणियों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इनके आँखों का स्थान सबका आपको समान जगह पे दिखाई देगा। मुख का स्थान
मुख का स्थान भी आपको दिखाई देगा कि इनका जो मुख की रचना है वो भी, इसमें भी थोड़ी बहुत समानता दिखाई दे रही है और सबके ऊपर घने बाल हैं। और आगे वनस्पतियों को ध्यान से देखिए। 3 वनस्पतियां ली गई हैं। पहला आम का पेड़, दूसरा है चीकू का पेड़ और तीसरा है अमरूद का पेड़। इनमें भी हमें समानताओं की सूची बनाना है। वनस्पतियों में पत्तियों का आकार, सिरा विन्यास, पर्णदंड, पत्तियों की रचना आदि समान विशेषताएं पत्तियों में दिखाई देती हैं। इनकी पत्तियों को देखेंगे आप तो इनकी पत्तियों में आपको समानता दिखाई देगी, सिरा विन्यास दिखाई देगा। तीनों पत्तियों में सिरा विन्यास दिखाई देगा। तीनों पत्तियां में पर्णदंड होंगे। तीनों ही प्लांट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त समूह में समानता है, इसी कारण उनका उद्गम समान तथा वे एक ही पूर्वज से उत्क्रांतित हुए होंगे, ये सिद्ध होता है। तो बाह्य रूपी प्रमाण में हम क्या करते हैं, हम बस ध्यानपूर्वक देखते हैं सजीवों को और उनसे निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, इनके शरीर में समानता दिखाई दे रही है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनके पूर्वज एक ही होंगे। अब देखते हैं दूसरा, शरीर विज्ञान का प्रमाण, जिसे अंतःरचना का प्रमाण भी कहा जाता है। इस डायग्राम को, इस आकृति को ध्यान से देखिए। पहली आकृति है मनुष्य का हाथ, दूसरी आकृति है बैल का पैर, तीसरी आकृति है देव मछली के पर और चौथी आकृति है चमगादड़ के पंख। ये सभी अस्थियां हैं अलग अलग सजीवों की। इनको देखकर क्या लगता है, सात की आकृतियों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर मानव का हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख तथा देव मछली का पर, इनमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी समानता दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी भिन्नता है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में भी भिन्नता है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखते हैं तो क्या पता चलता है कि इनमें कुछ समानता तो दिखाई नहीं दे रही है। सबका काम अलग अलग है। मनुष्य के हाथ का काम अलग है, बैल के पैर का काम अलग है, देव मछली के पर का काम अलग है, चमगादड़ के पंख का काम अलग है। जैसे कि मनुष्य के हाथों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किसी चीज़ को उठाने में या किसी चीज़ को बोल सकते हो पकड़ने के लिए। बैल का पैर का काम कहाँ पर होता है, चलने के लिए। देव मछली के पर का काम होता है तैरने के लिए। वैसे ही चमगादड़ के पंख का काम होता है उड़ने के लिए। तो इनकी कार्य में भी भिन्नता है। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हो तो क्या पता चलता है, प्रत्येक के अवयवों की अस्थियों की रचना में तथा अस्थियों के जोड़ों में समानता दिखाई देती है। आप देखोगे सभी की अस्थियों में जोड़ दिखाई देंगे। सभी अस्थियों का काम क्या होता है, बोल सकते हो कि आप मूवमेंट के लिए, मतलब हलचल करने के लिए इनका काम होता है। इस तरह से आप कह सकते हो ये समानता दिखाई दे रही है, तो आप कह सकते हो क्या पता सबके पूर्वज एक ही होंगे, उनसे ही इनकी उत्क्रांति होगी। इस तरह से ये भी उत्क्रांति का प्रमाण देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण की तरफ, जिसे कहते हैं अवशेषांक। अवशेषांक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम में इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले समझ लेते हैं अवशेषांक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों को अथवा अंगों को अवशेषांक कहते हैं। सजीवों में कुछ ऐसे अंग हैं जो निरुपयोगी हैं, फिर भी वो सजीवों में हैं, उसका कोई भी काम नहीं है। तो ये कैसे उत्क्रांति का प्रमाण देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस आकृति को देखिए, ये है मानव जाति के पाचन तंत्र की आकृति, जिसमें आपको दिखेगा ये है बड़ी आंत, ये है छोटी आंत, और बड़ी आंत के सिरे पे आपको दिखेगा ये आंत्रपुच्छ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स। ओके, आंत्रपुच्छ मानव जाति में अभी भी है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। पहले जो
हमारे पूर्वज थे, सभी को पता है हमारे पूर्वज, बोला जाता है बंदर से हमारी उत्क्रांति हुई, हमारे पूर्वज बंदर थे। तो जब वह बंदर थे तब उस टाइम पे उन्हें कच्चा अनाज खाना पड़ता था, और कच्चा अनाज के अंदर सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उसे पचाने के लिए यह अंग काम आता था। लेकिन जब उनकी उत्क्रांति हुई, जब धीरे धीरे उनका विकास हुआ, तब वह भोजन को पका के खाने लगे, जिसके वजह से भोजन के अंदर सेलुलोज की मात्रा कम होने के वजह से इस अंग का उपयोग नहीं होने लगा और कम होने लगा। जैसे इसके लिए यह धीरे धीरे समय के साथ क्या हो गया, निरुपयोगी हो गया। तो इससे पता चलता है कि ये अंग पहले काम का था बट अभी काम का नहीं है। ओके, अब हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में ये है। जो घास खाते हैं, जैसे कि जानवर हैं, जो पालतू जानवर है, गाय भैंस बकरी, ये सभी जानवर घास खाते हैं, तो उनके अंदर आंत्रपूछ का विकास पूरी तरह से है, वह पूरी तरह से विकसित है, उनका उपयोग होता है। लेकिन हमारे अंदर मानव जाति में यह अविकसित है। ओके, तो इससे पता चलता है कि पहले ये उपयोग में था क्योंकि हमारे पूर्वज बंदर थे, अब नहीं है ऐसा कुछ, इसके वजह से इसका उपयोग खत्म हो गया, यह निरुपयोगी हो गया। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, कान के स्नायु। हमारे जो कान के स्नायु हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं, हम अपने कान को हिला डुला नहीं सकते बिना किसी बाहरी ताकत के, मतलब अपने हाथ से आप हिलाना चाहो तो हिला सकते हो, लेकिन बिना उसके मदद आप कान को हिला नहीं सकते। कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने कान को हिला सकते हैं, जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, और भी जानवर हैं, हाथी हो गए। ये सभी जानवर क्या करते हैं, अपने कान को हिला सकते हैं, उनकी मांसपेशियां जो हैं कान की वह अभी भी कार्यरत हैं, लेकिन हमारी मांसपेशियां कार्यरत नहीं हैं। ठीक है, आगे मेरुदंड की अंतिम 4 कशेरुकाएँ, ये भी एक अवशेषांक का प्रमाण देता है, ये भी एक अवशेषांक के बारे में बताता है। कैसे, हमारे जो पूर्वज थे उनके पास पूँछ हुआ करती थी। अब अभी ये टाइम पे कोई भी ऐसा सजीव, कोई भी ऐसा मानव नहीं है जिसको पूँछ रहे। पूँछ का काम क्या होता था, जब हमारे पूर्वज पेड़ वगैरह पे चढ़ते थे तो वहाँ पर उनको एक तरह से क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, एक तरह से वहाँ पर पेड़ पर स्थिर बने रहने के लिए उन्हें पूँछ की ज़रूरत होती थी। बट अब हम तो पेड़ पे रहते नहीं, हमारे पास है घर, हम घरों में रहते हैं, जिसके वजह से ये पूँछ का कोई काम नहीं, इसके वजह से ये समय के अनुसार ये पूँछ ख़त्म हो गई। लेकिन अभी भी उसके प्रमाण हमें हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं। और लास्ट इसमें है अक्ल दाँत, जिसे बुद्धि दाँत भी कहा जाता है। आपका जब जन्म हुआ था, सबका, किसी भी मानव जाति का जब जन्म हुआ था, तब दांत नहीं होते हैं उसके अंदर, उनके मुख में दांत नहीं होते। धीरे धीरे जब विकास होता है तब दांत आते हैं, जिसे दूध का दांत कहा जाता है, बाद में टूट जाते हैं, नए दांत आते हैं। ये प्रक्रिया 4-5 साल में हो जाती है। लेकिन 15-20 साल बाद भी जब आपके दांत न टूटने के बावजूद एक्स्ट्रा दांत जो है वह उगते हैं, उन्हें अक्ल दांत कहा जाता है। इस प्रकार अक्ल दांत भी उत्क्रांति का प्रमाण देते हैं। ये भी एक तरह से उत्क्रांति हुई थी ऐसा बताते हैं। बढ़ते हैं हमारे चौथे उत्क्रांति के प्रमाण की तरफ, जिसे कहते हैं जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान भी कहा जाता है इसे। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसी आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीव दफन होते हैं। इन सजीवों के अवशेष व चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं, इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। पृथ्वी पर ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं बहुत वर्षों से हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे सजीव की मृत्यु हो जाती है और उनके अवशेष ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और वह सुरक्षित रहते हैं, इसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। आप देख सकते हो कुछ ऐसे सजीव हैं जिनके अवशेष आज भी ज़मीन में मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डायनासोर।
डायनासोर अब हमारे इस पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन उसके अवशेष मिलते हैं। इससे पता चलता है कि डायनासोर पहले थे। इन अवशेष ये जो अवशेष हैं ये कैसे हमें बताते हैं कि उत्क्रांति हुई थी? आप इस तरह से सोचिए, अगर कोई जीव पृथ्वी के ऊपर पहले आया होगा तो उसे पहले प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा होगा, तो उसके अवशेष पहले ज़मीन के अंदर दफन होंगे। उसके बाद जो आया उसके बाद वो दफन हुआ होगा, उसके बाद जो आया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पहले आया हुआ सजीव है वो सबसे पहले दफन हुआ होगा। और ये जो अवशेष हैं, इस अवशेष के कितना साल पुराना ये अवशेष है, इसकी जानकारी भी साइंस में हम पता लगा सकते हैं। इसे कहते हैं हम कार्बन आयु निर्धारण, कार्बन डेटिंग मेथड भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। कार्बन आयु निर्धारण में क्या होता है, इसमें बस आपको थोड़ा बहुत कार्बन आयु निर्धारण के बारे में बताया है, डिटेल में नहीं बताया है। कार्बन आयु निर्धारण क्या होता है इसे समझते हैं। जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तब उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है और उस समय से उनके शरीर में कार्बन 14 का कम होना, यह एक प्रक्रिया लगातार शुरू रहती है। जब कोई भी सजीव जिंदा रहता है वो खाद्य पदार्थ को खाता है। खाद्य पदार्थ के अंदर कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है वह कार्बन ग्रहण करता है। कार्बन ग्रहण करने का अर्थ है कि कार्बन से बने हुए यौगिक को वो क्या करता है, ग्रहण करता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है। इसके वजह से उनके अंदर कार्बन 14 बोला गया है। कार्बन 14 यह कार्बन का एक समस्थानिक है जो कि रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। ओके, कार्बन 12 यह रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पति और प्राणियों में कार्बन 14 और कार्बन 12 इनका अनुपात स्थिर न रहकर लगातार बदलता है। कार्बन 12 हमारा जो नॉर्मल कार्बन होता है, कार्बन 14 जो है उसका समस्थानिक है। ये दोनों का अनुपात क्या होता है, स्थिर नहीं रहता है, ये समय के अनुसार बदलता है। तो इसी का उपयोग करके हम किसी भी जीवाश्म का जो एज है, किसी भी जीवाश्म का जो आयु है, हम पता लगा सकते हैं। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत्यु होने के बाद का समय, उनमें कार्बन 14 की सक्रियता और कार्बन 14 तथा कार्बन 12 का अनुपात ज्ञात कर कालावधि का मापन किया जाता है। इसे ही कार्बन आयु निर्धारण कहते हैं। हम एक समीकरण होता है जो कि इसमें आपको बताया नहीं है, उस समीकरण का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कार्बन आयु निर्धारण कर सकते हैं। उस किसी भी जो प्राणी है उसके अवशेष कितना साल पुराना है ये हम पता लगा सकते हैं। अब इससे जो अभी मैंने तुम लोग को बताया था कि जो सबसे पहले आया होगा पृथ्वी पे वो पहले भूगर्भ में दफन हुआ होगा। अब जब खादान कार्य किया जाता है, जब बेसिकली पृथ्वी की जब खुदाई की गई, तब क्या पता चला कि सबसे ऊपर हमें जो पक्षी है और स्तनधारी प्राणी हैं उनके अवशेष मिले। उसके नीचे हमें फिर और खुदाई किए तो उन्हें सरीसृप वर्ग प्राणियों के अवशेष मिले, और अंदर गए तो जो उभयचर हैं, सरीसृप हैं, मत्स्य वर्ग हैं, इनके अवशेष मिले। और सबसे लास्ट में जो जिनके पास हड्डियां नहीं होती हैं ऐसे प्राणी मिले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्राणी हैं जिनके पास हड्डियां नहीं होती, जिनकी हड्डियां नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं असमपृष्ठरज्जु प्राणी, अपृष्ठवंशी प्राणी कहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो असमपृष्ठरज्जु प्राणी हैं, जो अपृष्ठवंशी प्राणी हैं, उनसे जो समपृष्ठरज्जु प्राणी हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियाँ होती है उनकी उत्क्रांति हुई है। इस तरह से ये प्रमाण देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और महत्वपूर्ण उत्क्रांति का प्रमाण जिसे कहा जाता है संयोजी कड़ी। कुछ वनस्पति और प्राणियों में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनके दूसरे दो भिन्न समूहों में संबंध जोड़ा जाता है, इसलिए उन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। संयोजी कड़ी ऐसा एक तरह से कुछ ऐसे सजीव होते हैं उनके अंदर दो समूह के सजीव के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो जानवर है इसे कहा जाता है पेरिपेटस। पेरिपेटस कैसा जानवर होता है?
पेरिपेटस इस प्राणी में सखंड कृमि प्राणियों के जैसे खंडीभूत अंग, पतले उपचर्म तथा पार्श्व अवयव दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों में संधिपात प्राणियों की तरह श्वसन नलिका और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पेरिपेटस या एनेलिडा और संधिपात प्राणी इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। पेरिपेटस कैसा होता है ये आपको समझने के लिए साइंस का जो छठा चैप्टर है अगर वो पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दो ग्रुप होते हैं प्राणियों के, एक एनेलिडा एक संधिपात। एनेलिडा में कैसे सजीव आते हैं, एग्जाम्पल दूँ तो जैसे केचुए हो गए और जोक हो गए, ये एनेलिडा समूह के सजीव हैं। संधिपात में कैसे सजीव आते हैं, जैसे तितलियाँ हो गई, कॉकरोच हो गए। ये दोनों को अगर ध्यानपूर्वक आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या पाओगे, जो केचुए होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, उनके शरीर पर खंड होते हैं। और संधिपात प्राणियों के शरीर के ऊपर क्या होता है, एक आवरण होता है जिसे हम क्यूटिकल का आवरण कहते हैं। तो ये जो प्राणी हैं, और संधिपात के पास बहुत सारे पैर भी होते हैं। ये जो प्राणी है इनके इसको आपको देखोगे तो बहुत सारे इसके पास पैर भी हैं और इसका शरीर क्या है, काफ़ी पतला और काफ़ी बोल सकते हो ये काफ़ी सॉफ्ट है। और इसके ऊपर एक पतला उपचर्म होता है जो कि दिखाता है कि वो संधिपात प्राणियों से भी समानता रखते हैं। प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस ऐसा प्राणी है, यह प्राणी सरीसृप प्राणियों की तरह अंडे देता है, परंतु दुग्ध ग्रंथि और शरीर पर बाल के कारण स्तनधारी प्राणियों से संबंध दर्शाता है। ये ऐसा प्राणी है जो अंडे भी देता है, साथ ही साथ दुग्ध ग्रंथि होने के साथ साथ यह अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। मतलब स्तनधारी प्राणी और सरीसृप ये दोनों के का लक्षण दिखाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट जानवर है लंगफिश। लंगफिश ऐसा फिश है, मतलब ऐसी मछली है जिसके पास फेफड़े होते हैं। जनरली मछलियों के पास क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं जो कि पानी में से ऑक्सीजन को क्या करते हैं और अवशोषित करते हैं। और जो दूसरे प्राणी होते हैं जैसे स्तनधारी प्राणी, वह हवा में से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं क्योंकि उनके पास फेफड़े होते हैं। लंगफिश यह मछली होने पर भी फेफड़े द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। इस तरह से यह जो मछली है, ये जो थल पे रहने वाले सजीव और जल में रहने वाले सजीव दोनों का लक्षण दिखाता है। इस तरह से ये भी बोल सकते हो दो भिन्न समूह में समानता दर्शाता है, इसलिए इसे भी हम संयोजी कड़ी कह सकते हैं। इस तरह से यह भी एक उत्क्रांति का प्रमाण देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी उत्क्रांति के प्रमाण की तरफ, जिसे कहा जाता है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। इसको समझने के लिए ये आकृति देखिए, ये भ्रूण हैं, अलग अलग सजीवों के भ्रूण हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो भ्रूण दिख रहे हैं आपको, आप इसको देखकर पता नहीं लगा पाओगे कि यह किस सजीव का भ्रूण है। पहले चरण में जब उसका विकास होता है, जब वह भ्रूण बनता है, दूसरे चरण में आपको थोड़ा थोड़ा पता लगेगा कि ये अलग अलग सजीव के भ्रूण हैं। जब विकास का तीसरा चरण देखेंगे तो हमें पूरी तरह से पता चल जाता है कि ये मछली है, ये सैलेमेंडर है, ये कछुआ है, ये मुर्गी है, ये सूअर है, ये गाय है, ये खरगोश और ये मनुष्य है। ये भ्रूण मतलब किसका है, मनुष्य का है, ये खरगोश का। इसी तरह सबके भ्रूण को अगर आप देखोगे तो सब प्राणियों के भ्रूण आपको समान दिखाई देते हैं। तो इससे आप कह सकते हो कि सबके पूर्वज एक ही थे। सात की आकृति में विविध समपृष्ठरज्जु प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफ़ी समानता दिखाई देती है। तो इस तरह से कह सकते हो कि सबके पूर्वज एक ही है। विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था की समानता में भी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है। इस तरह से हमने जो उत्क्रांति के प्रमाण थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में पढ़ेंगे। के लिए थैंक यू।